Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the Sales of Good Act, and in this series I have discussed certain important questions relating to the Sales of Good Act. Today in this video I am going to discuss one more important question relating to the Sales of Good Act, that is, what is meant by unpaid seller and what are the rights in respect of the goods sold by him. आदत विक्रेता से आप क्या समझते हैं एवं बेचे गए माल के संदर्भ में आदत विक्रेता के क्या अधिकार हैं. Or this question may be asked in the another form, that is, who is the unpaid seller of the goods and what are his rights against the goods? Has he any remedy against the buyer personally? माल का आदत विक्रेता कौन है एवं माल के विरुद्ध उसके क्या अधिकार हैं? क्या उसे क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई उपचार प्राप्त है? दिस इज आवर क्वेश्चन. इफ यू टॉक अबाउट द अनपेड सेलर, वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 45 क्लोज 1 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत आदत विक्रेता से आश्रय उस व्यक्ति से है जिसे उसके मूल्य का पूर्ण भुगतान नहीं मिला है या उसके सामने भुगतान प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसे मूल्य के भुगतान में बिल या कोई अन्य विनिमय साध्य विलेख शर्तयुक्त भुगतान के रूप में मिला है और वह शर्त उस परिलेख के अनादृत होने या फिर अन्य किसी कारण से पूरी ना हुई हो. So we can say that unpaid seller is a seller who has not paid the full amount, full price of the good. मीन्स आदत विक्रेता वो विक्रेता है जिसे उसकी वस्तु का पूरा मूल्य नहीं चुकाया गया है. इस संदर्भ में कोई भी व्यक्ति जो विक्रेता की स्थिति में है विक्रेता कहलाता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 क्लोज 2, ऐसे सभी व्यक्ति जो विक्रय करने की स्थिति में हैं उन सबको विक्रेता की श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसे कि विक्रेता का एजेंट अथवा ऐसा व्यक्ति जिसे जहाजी बिल्टी का बेचान हो गया हो, अथवा कोई प्रेषक अथवा एजेंट जिसने स्वयं मूल्य भुगतान किया हो अथवा जो मूल्य चुकाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो, विक्रेता कहलाएगा. उदाहरण के लिए एक्स वाई का एजेंट है, वह अपने व्यक्तिगत नाम से माल खरीदता है एवं वाई का माल का भुगतान देने से इनकार कर देता है. जो माल एक्स ने खरीदा था वाई उस माल का भुगतान देने से इनकार कर देता है. यहाँ पर एक्स एवं वाई का जो संबंध है विक्रेता एवं क्रेता का होगा. एक्स इन परिस्थितियों में वाई का आदत विक्रेता कहलाएगा तथा उसे वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो आदत विक्रेता को प्राप्त होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर विच इज shown by this chart. As this chart is shows that आदत विक्रेता के जो अधिकार हैं दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द 2 पार्ट्स. नंबर 1 दैट इज माल के विरुद्ध अधिकार, सेकेंड वन इज क्रेता के विरुद्ध अधिकार. इफ यू टॉक अबाउट द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, माल के विरुद्ध अधिकार, दैट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. दैट इज जब माल का स्वामित्व हस्तांतरित हो गया, मीन्स वहाँ पे यदि जो प्रॉपर्टी है वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है, और या फिर जहाँ पे माल हस्तांतरित नहीं हुआ है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे आपको अलग अलग डिफाइन करना होगा. इफ यू टॉक अबाउट द वेयर द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड, जहाँ पे माल का भुगतान कर दिया गया है, वहाँ पे स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया है, डिलीवरी दे दी गई है, तो वहाँ पे इसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा. डैट इज पूर्वाधिकार या ग्रहणाधिकार, सेकेंड वन इज मार्ग में माल को रोकने का अधिकार या फिर पुनः विक्रय करने का अधिकार, और जहाँ पे माल का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं हुआ दैट कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 पार्ट्स. दैट इज माल की स्फूर्ति रोकने का अधिकार या फिर मार्ग में माल को रोकने का अधिकार. एंड इफ यू टॉक अबाउट द अनदर हैंड, क्रेता के विरुद्ध अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स. नंबर 1 दैट इज मूल्य के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, सेकेंड इज क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार या फिर अनुबंध को रद्द करने का अधिकार या फिर ब्याज के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार. तो दीज आर द सर्टेन राइट्स दैट इज गिवन टू द अनपेड सेलर. नाउ वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्टली आई विल डिस्कस विद राइट्स अगेंस्ट द गुड्स. माल के विरुद्ध अधिकार यदि हम बात करते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द 2 हेड्स. वन इज वेयर द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड टू द बायर, जहाँ पे माल के स्वामित्व को हस्तांतरित कर दिया गया है. तो यदि माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो गया है तो आदत विक्रेता को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे. फर्स्ट राइट इज दैट इज राइट ऑफ लियन, जिसे हम कहते हैं ग्रहणाधिकार या पूर्वाधिकार. यदि जब तक माल उसके अधिकार में है उसे माल पर मूल्य के लिए पूर्वाधिकार प्राप्त होता है
और पूर्वाधिकार से आशय अदत्त विक्रेता के उस अधिकार से है जिसके द्वारा वो बिके हुए माल को तब तक अपने पास रोके रहने का अधिकार रखता है जब तक कि माल का पूर्ण भुगतान ना कर दिया गया हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 क्लोज 1, अदत्त विक्रेता निम्न परिस्थितियों में राइट ऑफ लियन का अधिकार रखता है। दैट इज जब माल उधार की शर्त पर बेचा गया हो। सेकंड, जब माल उधार बेचा गया हो लेकिन उधार की अवधि समाप्त हो गई हो। थर्ड इज जब क्रेता को न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस वेयर ए पर्सन हैज़ राइट ऑफ लियन, जहाँ पे राइट ऑफ लियन दिया गया है। एज पर सेक्शन 48, जब अदत्त विक्रेता ने माल की आंशिक स्पुर्दी कर दी है तो वो शेष माल पर पूर्वाधिकार का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक कि आंशिक स्पुर्दगी ऐसी परिस्थिति में न दी गई हो जिससे ये मालूम पड़ता है कि विक्रेता ने अपने पूर्वाधिकार का परित्याग कर दिया है। If we talk about the section 49 clause 1, here are the certain conditions where the unpaid seller has no right of lien. Right of lien is lost. So according to section 49 clause 1, right of lien is lost by the unpaid seller. नंबर 1, जब विक्रेता माल की स्पुर्दगी किसी वाहक को क्रेता तक पहुंचाने के लिए देता है परंतु माल के व्यवस्थापन का अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित नहीं रखता है। सेकंड, जब क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि कानूनी ढंग से माल पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज जब विक्रेता पूर्वाधिकार का परित्याग कर देता है, मतलब वहाँ पे उसने राइट ऑफ लियन को खुद ही मतलब त्याग दिया। एंड द लास्ट वन इज यदि क्रेता के द्वारा भुगतान प्रस्तुत किया जाता है तो विक्रेता का पूर्वाधिकार करने का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस वेयर ए अनपेड सेलर लोस्ट हिज राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन उसका समाप्त हो जाएगा एज पर सेक्शन 49 क्लोज 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड कंडीशन दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द राइट ऑफ द स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट, मीन्स माल को मार्ग में रोके रखने का अधिकार एज पर सेक्शन 50 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। जब माल का क्रेता न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो अदत्त विक्रेता को जिससे माल का अधिकार क्रेता को दिया गया है माल को मार्ग में रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। एज पर सेक्शन 50 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट देयर आर द सर्टेन कंडीशंस व्हेन द गुड्स कैन बी स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जहाँ पे गुड्स को रास्ते में रोका जा सकता है। दिस कंडीशंस आर नंबर 1, जब विक्रेता माल का अधिकार क्रेता को दे चुका है किंतु उसने अपने माल का पूर्ण मूल्य प्राप्त न किया हो। सेकेंड इज जब विक्रेता ने एक वाहक को माल सौंपकर अपना अधिकार समाप्त कर दिया गया हो। एंड द थर्ड वन इज जब माल अभी मार्ग में है, अर्थात माल न तो क्रेता को सौंपा गया है न ही वो किसी एजेंट को। एंड द फोर्थ वन इज जब विक्रेता ने किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत माल को मार्ग में रोकने के लिए अधिकार को न छोड़ दिया गया हो। एंड द लास्ट वन इज दैट इज जब क्रेता दिवालिया घोषित हो चुका हो, व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस वेयर देयर इज अ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार दिया गया है। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, अनपेड सेलर को वास्तविक रूप में रोक सकता है या वो उपयुक्त सूचना देकर उसे रोक सकता है। If we talk about the right of resale, यदि हम right of resale की बात करते हैं, that is described under section 54 of the Sales of Good Act. According to section 54 of the Sales of Good Act, a person has right to resale of goods where जब माल नष्ट होने वाला है, where the goods is going to be perishable, जहाँ पे जो माल है वो नष्ट होने वाला है। सेकेंड वन इज माल को पुनः बिक्री का अधिकार उसने अपने पास सुरक्षित रखा गया है। एंड द थर्ड वन इज जब विक्रेता पूर्वाधिकार अथवा मार्ग में माल रोकने के अधिकार का उपयोग करे तो क्रेता को पुनः बिक्री की सूचना दे दे। एंड द लास्ट वन इज जब माल का स्वामित्व हस्तांतरित क्रेता को नहीं हुआ हो। ये तो मैंने आपको सारी वो कंडीशन बताई थी जहाँ पे क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित हो चुका था, बट देयर आर द सर्टेन कंडीशंस वेयर द गुड्स हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टू द बायर को भी माल का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया गया है। तो इन दैट केस
सेक्शन 46 क्लोज 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेज वेयर, जहाँ पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं हुआ है तो अदत्त विक्रेता को उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त माल की स्पुर्दगी रोक लेने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में विक्रेता को और भी अन्य अधिकार दिए गए हैं, जैसे नंबर 1, अदत्त विक्रेता को माल की स्पुर्दगी को रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। एंड द सेकंड वन इज, जब अदत्त विक्रेता को माल को मार्ग में रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। These are the certain conditions which describes where the goods has not been delivered to the buyer. If we talk about the rights against buyer, these were the rights against good. Now second part is that is right against buyer. यदि हम क्रेता के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं तो that can also be further classified under certain heads. The first head I will discuss with right to sue for the price. क्रेता के विरुद्ध अधिकारों में सबसे पहला जो अधिकार है वो आपका आता है मूल्य के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, राइट टू स्यू फॉर द प्राइस। अदत्त विक्रेता मूल्य न मिलने पर क्रेता पर भुगतान के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वस्तु में निजी स्वामित्व का हस्तांतरित हुआ हो या ना हुआ हो। एंड द सेकेंड वन इज क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस। स्पुर्दगी स्वीकार न करने, मूल्य का भुगतान न करने अथवा क्रेता के अन्य किसी भी दोषपूर्ण कार्य से यदि अदत्त विक्रेता को कोई हानि उठानी पड़ती है तो वह ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ राइट इज दैट इज राइट टू कॉज द कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अनुबंध को रद्द करने का अधिकार भी उनके पास होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी क्रेता को स्पुर्दगी की तिथि से पहले ही अनुबंध को रद्द कर देता है तो विक्रेता उसको या तो अनुबंध की स्पुर्दगी की तिथि तक प्रतीक्षा कर सकता है या फिर अनुबंध को रद्द कर मानकर क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। एंड द नेक्स्ट राइट इज दैट इज राइट टू स्यू फॉर इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। As per section 60 of the Sales of Goods Act, there are the certain conditions where the seller has certain rights to sue for interest. These conditions are number 1, जब उनमें ब्याज के संबंध में कोई स्पष्ट अनुबंध हो, मीन जब जो पार्टीज के बीच में जो सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पर ब्याज के संबंध में यदि कोई स्पष्ट रूप से कोई अनुबंध के अंदर यदि कुछ क्लोज डाले गए हैं तो वहाँ पर वो वाद प्रस्तुत कर सकता है उसके संबंध में। एंड द सेकेंड वन इज अनुबंध के अभाव में जब विक्रेता ने ऐसा करने की सूचना क्रेता को दे दी हो। इफ वी टॉक अबाउट द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द टू हेड्स। वन इज राइट वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड एंड द सेकेंड वन इज राइट वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास्ड टू द बायर। If we talk about the right where the property in the goods has been passed to the buyer, where the property in the goods has been passed to the buyer, the seller has certain rights against the goods sold. First right is right of lien and the second one is right of stoppage of goods in transit and the last right is that is right of resale. If we talk about the rights where the property in the goods has not been passed to the buyer, here the certain rights are right of withholding, right of lien, right of stoppage in transit and the right of resale. These are the certain rights where the property in the goods has not been passed to the buyer. If we talk about the right of lien means पूर्वाधिकार. Right of lien of an unpaid seller is subject to the certain rules. Number 1, the seller must be in the possession of goods sold. पोजेसन ऑफ गुड्स, वहाँ पे जो सेलर है उसके पास वो उन गुड्स का पोजेसन उसी के पास है तभी वो राइट ऑफ लियन का अधिकार कर सकता है, अपना सकता है। सेकेंड वन इज द सेलर मे हैव पोजेसन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और बेली फॉर द बायर एंड द थर्ड वन इज द लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द फोर्थ वन इज where the goods have been sold on credit, the term of credit must have been expired. And the last one is where the part delivery of the goods does not imply that the seller has waived the lien. The seller can exercise lien on remaining goods. The certain conditions where the right of lien of an unpaid seller is given.
And if we talk about the certain rights where the part delivery of the goods does not imply that the seller has waived the right of lien, and the seller can exercise this lien right on the remaining goods, that is described under section 48. If we talk about the section 49 clause 1, it describes about the right of lien can be exercised only when the seller has not waived the right expressly or impliedly. Second is the unpaid seller of goods having a lien thereon doesn't lose his right by the reason only that he, he has obtained a decree for the price of the goods. And when a lien can be exercised, in that case, certain conditions are given. Number one, where the goods have been sold without any stipulation as on credit. Second is where the goods have been sold on credit, but the term of credit has expired. And then lastly, we can say that where the buyer becomes insolvent. So these are the certain conditions. If we talk about the termination of the loss of lien, यहाँ पे जो लियन का जो अधिकार है, पूर्वाधिकार जो है, वो कब लॉस होता है, वो कब टर्मिनेट हुआ माना जाएगा? When the seller delivers the good to a carrier or the bailey or the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods, and he loses his right of lien on the goods sold. Examination of goods, deemed appropriation of the goods. And the second one is the seller's lien is also lost when the buyer or his agent lawfully obtains the possession of his goods. And then lastly, we can say that where the seller has loses the right of lien once he waived his right expressly or impliedly. So these are the conditions where the right of lien is lost or it may be terminated. If we talk about the right of stoppage of goods in transit, the right of stoppage of goods in transit means right of an unpaid seller to stop further transit of the goods with a view actual or constructive possession of the goods till the price is paid. And the right of stoppage of transit in goods can be exercised when the following conditions are satisfied. फर्स्ट कंडीशन इज इफ द सेलर इज एन अनपेड सेलर, जहाँ पे जो सेलर है वो अनपेड सेलर है. सेकेंड इज इफ ही हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू कैरियर. एंड द थर्ड वन इज if the goods are in the transit and if the goods buyer of the goods has become insolvent. So these are the certain conditions where the right of stoppage of transit can be exercised. If we talk about the difference between these two, right of lien and right of stoppage in transit, and the first difference is regarding the possession. If we talk about the right of lien, that always possessed by the seller, that is right of stoppage in transit, the possession with the carrier or the other bailey. And the second difference is regarding the nature and purpose of the right. If we talk about the right of lien, right to retain the goods, right of lien. And second one is right of stoppage in transit, that is right to regain the possession. And the third one is regarding the availability of the rights. Seller gets right of lien when the buyer fails to pay. If we talk about the stoppage of transit in goods, the seller gets the right of stoppage in transit only when the buyer becomes insolvent. And the next difference is regarding the end of commencement of the rights. If we talk about the right of lien, that comes to an end when the seller delivers the goods to a carrier or bailey. On the other hand, right of stoppage in transit is concerned. Right of stoppage in transit commences when the seller delivers the goods to a carrier or the bailey. So these are the certain differences between the right of lien and right of stoppage in transit. If we talk about the termination of the loss of the right of stoppage in transit, in this regard, buyer taking the delivery before the arrival at destination, transit comes to an end. Means buyer taking the delivery before their actual arrival at destination. तो वहाँ पे उससे पहले ही आपके द्वारा डिलीवरी ले ली गई है. सेकेंड डिफरेंस इज acknowledgement by the carrier. If after the arrival of the goods at their destination,
carrier or the acknowledgement of the buyer or his agent that he holds the right of behalf and continues the goods. And the transit is at end when if the buyer indicates the further determination of the goods. And the transit ends as soon as the goods are on the ship. Wrong denial of the delivery of the goods by the carrier, the transit will be deemed to comes to an end. Subsale by the buyer with the seller's consent leads to the loss of right of stoppage in transit. So these are the rights where the right of stoppage in transit is terminated. These are the conditions where the right of stoppage in transit is lost. If we talk about the third right, that is right of resale. The unpaid seller has the right of resale of the goods sold by him in the three cases. First case, where the goods are of perishable nature and the unpaid seller can resell the goods with the notice of the buyer. And the second is where the seller has given a notice to the buyer of his intention to resell the goods. And lastly, we can say that where the seller has given a notice to the buyer of his intention to resell the goods. So these are the conditions where the right of resale is given to the buyer. Thus, we can conclude that right of lien can be exercised in the certain cases where the goods have been sold without the stipulation as to the credit. Second is where the goods have been sold on credit but the term of credit has expired. And lastly, where the buyer becomes insolvent. These are the three conditions where the right of lien can be exercised. But this right of lien is terminated where the seller of the seller's lien is also lost when the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods, and the seller also loses his right of lien once he waives his right expressly or impliedly. So these are the conditions where the right of lien is lost. On the other hand, if we talk about the right of stoppage in transit, right of stoppage in transit can be exercised in the four conditions. If these four conditions are satisfied. Number one, if the seller is an unpaid seller. Second is if he has parted with the possession of the goods to the carrier, and if the goods are in the transit and the buyer of the goods has become the insolvent. So these are the certain conditions where the right of stoppage in transit can be exercised. If we talk about the difference between these two, right of lien and the right of stoppage in transit, in case the right of lien, right of lien is always left with the seller. If we talk about on the other hand, right of stoppage in transit, that always deals with the carrier or the other bailee. If we talk about the nature or purpose of the right of lien is a right to retain the goods. On the other hand, right of stoppage in transit, that is a right to regain the possession. And the third difference is regarding the availability of the right. If we talk about the right of lien, seller gets the right of lien when the buyer fails to pay the price. On the other hand, right of stoppage in transit is got by the seller, where the right of stoppage in transit only when the buyer becomes insolvent. And another difference that is regarding the end of the commencement of the right. If we talk about the right of lien, that comes to an end when the seller delivers the goods to a carrier or the bailee. On the other hand, right of stoppage in transit commences when the seller delivers the goods to a carrier or the bailee. And lastly, that is, if we talk about the difference between these two, in case of exercise of the rights, right of lien can be exercised by the seller himself. And on the other hand, right of stoppage in transit can be exercised through the carrier or the bailee of the goods. So these are the certain differences between the right of lien and the right of stoppage in transit. यदि हम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो राइट ऑफ लियन की यदि हम बात करते हैं तो डैट इज डीलिंग विद द अनपेड सेलर, जिसके द्वारा वो बिके हुए माल को जो अभी उसके अधिकार में है, सेलर के ही अधिकार में है, किंतु उसका स्वामित्व क्रेता के पास है, तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसके मूल्य का भुगतान न कर दिया जाए. ऑन द अदर हैंड, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यहाँ पर जो माल है वो अदत्त विक्रेता के अधिकार में न होकर मार्ग में होता है और क्रेता
न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका होता है, वहाँ पे जो क्रेता है उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो अदत्त विक्रेता को माल को मार्ग में रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिकार का प्रयोग अनपेड सेलर उस समय तक कर सकता है जब तक कि उसे वस्तु का पूरा मूल्य प्राप्त न हो जाए। If we talk about the difference between these two, right of lien and right of stoppage in transit, first difference is regarding the प्रयोग की दशा में। यदि हम पहले डिफरेंस की बात करते हैं तो पहले डिफरेंस का जो आधार है डेट इज प्रयोग की दशा में। राइट ऑफ लियन जो पूर्वाधिकार का जो प्रयोग है उसको करने के लिए क्रेता का दिवालिया घोषित होना अनिवार्य नहीं है, जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब मार्ग में यदि हम माल को रोकने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रेता को दिवालिया घोषित किया जाना जरूरी है। एंड द सेकेंड बेस रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, डेट इज माल का अधिकार। पूर्वाधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि माल अदत्त विक्रेता के पास वास्तविक या रचनात्मक किसी भी रूप में हो, जबकि माल को रोकने के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये अधिकार उस समय प्रयोग किया जाता है जब माल न तो विक्रेता के अधिकार में है ना ही माल की सुपुर्दगी क्रेता को प्राप्त हुई है। मीन्स वहाँ पे जो माल है वो मार्ग में है, रास्ते में है। एंड द थर्ड डिफरेंस का जो आधार है वो ये माना जा रहा है कि एक को इसका जो अंत कब हो माना जाएगा। यदि हम राइट ऑफ लियन की बात करते हैं तो माल का अदत्त विक्रेता के अधिकार की समाप्ति से विक्रेता का जो पूर्वाधिकार है वो भी समाप्त हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अनपेड सेलर के माल पर अधिकार की समाप्ति के पश्चात ही इस अधिकार का आरंभ होता है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द पर्पज। यदि हम पूर्वाधिकार का उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य मूल्य प्राप्त करने के लिए माल को रोके रखना है, जबकि इसका उद्देश्य माल को पुनः अपने अधिकार में प्राप्त करने का है। तभी आप माल का जो ट्रांजिट है वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर रहे हैं, उसे रास्ते में रोक कर रख रहे हैं। So these are the certain differences between the right of lien and right of stoppage in transit, and that is one of the most important question for the examination point of view. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.